दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के वॉल्यूम 1 का दूसरा भाग है। हम आर्थिक सर्वेक्षण को 4 भागों में एक सीरीज के तौर पर पेश कर रहे हैं। यह सीरीज का दूसरा भाग है। इस कड़ी का पहला आर्टिकल पेश किया जा चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। इस आर्टिकल में हमने अध्याय 6 से लेकर 10 तक शामिल किए हैं। इनमें प्रक्रिया सुधार, विनियामक फॉरबियरेंस, नवाचार, आयुष्मान भारत और जरूरी आवश्यकताएं शामिल हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 का शीर्षक है अनिश्चितता के तहत निर्णय लेने को सक्षम करना। इस चैप्टर में प्रक्रिया संबंधी सुधारों की बात की गई है। इसमें भारत की अन्य देशों से तुलना भी की गई है। साथ ही इस चैप्टर में कुछ समाधान भी सुझाए गए हैं। सर्वे के मुताबिक एक ऐसी दुनिया जिसमें अनिश्चितता मौजूद है, वहां पर पूरी तरह नियमन संभव नहीं है, क्योंकि सारे संभावित आउटकम्स को पहचान कर उनके लिए नियमन तैयार करना एक पेचीदा काम है। सर्वे में कहा गया है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था का अति नियमन करता है, जिससे किसी भी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बनाए गए कानून अप्रभावी हो जाते हैं। यह भी बताया गया है कि भारत में प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आने वाली समस्याओं की वजह मानक नियमन नहीं बल्कि अति नियमन है। भारत में अति नियमन की समस्या को एक उदाहरण के जरिए समझाया गया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक अगर कोई कंपनी भारत में अपनी मर्जी से समापन करना चाहे और उसका कोई विधिक विवाद ना फंसा हो, तो भी उसे सारे रिकॉर्ड से अलग होने के लिए लगभग 4.5 साल यानी 1570 दिन से भी ज्यादा का समय लगता है। इसमें से लगभग 3 साल यानी 1035 दिन केवल इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड और जीएसटी डिपार्टमेंट्स और अन्य विभागों से सिक्योरिटी रिफंड लेने में लग जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में मानक नियमन और उनके अनुपालन की कमी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तुलना करने पर पता चलता है कि नियमन की प्रभावशीलता प्रमुख मुद्दा है। इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं: गैर जरूरी देरी और नियमन की गुणवत्ता। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की ओवरऑल रैंकिंग 128 देशों में 69 है। इंडेक्स में कई सब कैटेगरीज हैं। ड्यू प्रोसेस इज रिस्पेक्टेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स में भारत को 45वीं रैंक, वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स और अप्लाइड एंड एनफोर्स्ड विदाउट इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस में भारत को 107वीं रैंक हासिल हुई। इससे पता चलता है कि भारत में प्रक्रिया के अनुपालन में समस्या नहीं बल्कि नियमन की प्रभावशीलता में कमी है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि नियमन होना, उसे लागू करना और नियमन की गुणवत्ता दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसे ही निष्कर्ष विश्व बैंक के कुछ अध्ययनों से निकाले जा सकते हैं। इसके रेगुलेटरी क्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंक में 2013 से सुधार तो हुआ है, लेकिन भारत अभी तक यूके, यूएसए, सिंगापुर और जापान जैसे देशों से काफी पीछे है। इसके अलावा विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत की ओवरऑल रैंकिंग में इजाफा हुआ है, लेकिन इसकी सब कैटेगरीज मसलन स्टार्टिंग अ बिजनेस और रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी में भारत 136वें और 154वें स्थान पर है। रैंकिंग में पिछड़ने की मुख्य वजह किसी कंपनी को शुरू करने के लिए प्रक्रियाओं की अधिक संख्या और हर प्रक्रिया में लगने वाले समय और धन की अधिकता को बताया गया है। सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार किया है। इसे एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि श्रम समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा श्रम को विनियमित करने के लिए कानून बनाए जा सकते हैं। अभी तक श्रम से संबंधित राज्यों से 100 और केंद्र के 40 कानून अस्तित्व में थे। अलग अलग कानूनों की ऊहापोह से निपटने के लिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड्स में मर्ज किया गया था। इसके अलावा समाधान के तौर पर साधारण नियमन को पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया के साथ कंबाइन करने की बात की गई है। निर्णय में डिस्क्रिशन देने पर इसे 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ संतुलित करना जरूरी है। इन बिंदुओं में पारदर्शिता, एक्स एंते अकाउंटेबिलिटी यानी कार्य से पहले ही जवाबदेहिता और एक्स पोस्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म शामिल हैं। पारदर्शिता के महत्व को समझने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में इस दिशा में किए गए सुधार का उदाहरण देखते हैं।
साल 2016 में सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और सार्वजनिक उद्यमों द्वारा बिक्री के लिए जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया था। इस पोर्टल के जरिए कीमतों में 15 से 20% और कुछ मामलों में 56% तक की कमी आई है। एक्स पोस्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के लिए इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स जैसी प्रभावी विधिक व्यवस्था अपनाने की जरूरत है। किसी समय संकट की परिस्थिति से निपटने के लिए लिया गया निर्णय कैसे एक नए संकट को जन्म दे सकता है, एक ऐसी ही परिस्थिति और उससे संबंधित निर्णय की बात करता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में रेगुलेटरी फॉरबियरेंस की बात की गई है। फॉरबियरेंस का अर्थ होता है सहनशीलता। वित्तीय शब्दों में कहें तो किसी आर्थिक विपत्ति के चलते ऋण लेने वाले को देने वाले के द्वारा लोन रीपेमेंट के लिए प्रोविजनल मॉरेटोरियम देना। सर्वे में 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के समय आरबीआई द्वारा शुरू की गई विनियामक फॉरबियरेंस की रणनीति का बैंकों, फर्म्स और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की गई है। उस समय बैंकिंग सेक्टर और अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए लाई गई इस रणनीति को 2011 में खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन जीडीपी, अर्थव्यवस्था, निर्यात में सुधार के बाद भी इसे जारी रखा गया, जिसका इस्तेमाल बैंकों ने अनुचित संस्थाओं के कर्ज को पुनर्गठित करने के लिए किया। इसका नतीजा यह हुआ कि बैंक आर्थिक तौर पर कमजोर हुए और पूंजी की कमी हो गई। बैंकों में एनपीए की समस्या भी देखने को मिली। इस दौर में बैंकों ने जॉम्बी लैंडिंग भी की। यहाँ जॉम्बी फर्म्स का आशय अनुत्पादक फर्म्स से है। ये फर्म्स अपनी आय से ब्याज भुगतान करने में सक्षम नहीं होती। 2015 में फॉरबियरेंस की नीति को बंद कर दिया गया, लेकिन इस समय अंतराल में एनपीए की समस्या 7 गुना बढ़ चुकी थी, जिससे बैंकिंग संकट में भी वृद्धि हुई है। हालिया समय में कोरोना की वजह से एक बार फिर से अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट का सामना कर रही है। इसलिए इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पर फॉरबियरेंस की रणनीति को लागू किया गया है, लेकिन सर्वे में चेताया गया है कि इमरजेंसी मेडिसिन मेन डाइट के तौर पर शामिल ना हो, वरना इसके साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं, क्योंकि उधार लेने वाले और बैंक बहुत जल्द इस तरह की छूट के आदी हो जाते हैं। सर्वे के मुताबिक अर्थव्यवस्था के रिकवर होते ही इस रणनीति को वापस ले लिया जाना चाहिए। साथ ही जॉम्बी लैंडिंग पर प्रतिबंधों के साथ स्वस्थ लोन देने के कल्चर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फॉरबियरेंस की रणनीति के समाप्त होने के साथ ही एसेट क्वालिटी रिव्यू कराया जाना चाहिए। बैंकों का पुनर्पूंजीकरण पूंजी की जरूरतों को देखते हुए एसेट क्वालिटी रिव्यू के बाद किया जाना चाहिए। बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के साथ उनके प्रशासनिक प्रबंधन को बेहतर करने के लिए सुधार किए जाने चाहिए। इसके अलावा लोन रिकवरी के लिए विविध अवसंरचना ढांचे को भी मजबूत करने की जरूरत है। आइए अब देखते हैं कि सर्वे का चैप्टर 8 क्या कहता है। चैप्टर 8 में नवाचार से संबंधित चुनौतियों और भारत द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक को आधार बनाकर अन्य देशों के साथ भारत की तुलना की गई है। इसके अलावा समाधान के कुछ बिंदु भी सुझाए गए हैं। इस चैप्टर पर आगे बात करने से पहले नवाचार की परिभाषा को समझते हैं। नवाचार से मतलब ऐसे नए विचारों से है जो उपयोगी हों। नवाचार के महत्व को समझाने के लिए सर्वे में सोलो मॉडल का उदाहरण दिया गया है। इस मॉडल के मुताबिक प्रति वर्कर आउटपुट मुख्य तौर पर बचत, जनसंख्या समृद्धि और तकनीकी पर आधारित होता है। एक अन्य अध्ययन के मुताबिक एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच भी सीधा संबंध है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 10% का इजाफा करने पर उत्पादकता में 1.2 से 1.4% का इजाफा होता है। अब एक नजर भारत द्वारा GII यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किए गए प्रदर्शन पर डालते हैं। साल 2020 में जारी GII में भारत 131 देशों में 48वें स्थान पर था। यह पहला मौका था जब भारत 50 सर्वाधिक नवाचारी देशों में शामिल हुआ था। भारत लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में 3रे स्थान पर और केंद्रीय और दक्षिण एशियाई देशों की सूची में प्रथम स्थान पर रहा। GII को कार्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड और WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश किया जाता है। GII को इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स और इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स में बांटा जा सकता है। इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स में 5 पिलर्स मसलन संस्थाएं, मानव पूंजी और शोध, अवसंरचना, मार्केट सोफिस्टिकेशन एवं बिजनेस सोफिस्टिकेशन। आउटपुट सब इंडेक्स में नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल आउटपुट और क्रिएटिव आउटपुट शामिल हैं।
भारत में नॉलेज और टेक्नोलॉजी आउटपुट एवं मार्केट सोफिस्टिकेशन पिलर में बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं अवसंरचना में भारत का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। भारत और टॉप 10 इकोनॉमीज की नवाचार में प्रदर्शन की बात करें तो भारत नवाचार के तमाम संकेतकों पर इन देशों से पीछे ठहरता है। भारत वर्तमान में जीडीपी की दृष्टि से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पीपीपी यानी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरे स्थान पर है। सर्वे के मुताबिक भारत ने अपने विकास के लिहाज से नवाचार में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अन्य देशों से इसी आधार पर तुलना करने पर भारत का प्रदर्शन कमतर मालूम होता है। चीन और यूके जैसे देशों ने अपने विकास के लिहाज से नवाचार में उम्मीद से अधिक प्रदर्शन किया है। भारत और चीन की नवाचार प्रदर्शन में समान समय में की गई प्रगति की तुलना करके देखते हैं। साल 2015 में भारत नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान पर था, जबकि 2020 में 48वें स्थान पर काबिज है। इसी समय में चीन अपनी रैंकिंग में 29वें से 14वें स्थान पर पहुंच गया है। चीन की इस प्रगति के पीछे 15 सालों यानी 2006 से 2020 के लिए तैयार किया गया R&D रोड मैप ऑफ चाइना है। इसमें चीन को इनोवेशन ओरिएंटेड सोसाइटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 2005 में R&D पर हो रहे 1.35% खर्च को बढ़ाकर 2020 में 2.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिहाज से सर्वे में साल 2015 में मोतोहाशी द्वारा दिए गए सुझाव का जिक्र किया गया है। भारत में उच्च कौशल प्राप्त करने के साथ कम कीमत पर श्रम उपलब्ध है, इसलिए विदेशी कंपनियां भारत में आकर्षित हो रही हैं। IBM, इंटेल जैसी कंपनियां भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खूब निवेश कर रही हैं। इसके अलावा भारत में आर्थिक प्रगति और आय के स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है, इसलिए भारत में वैश्विक स्तर पर R&D सेंटर और स्थानीय बाजारों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय R&D हब बनाने की क्षमता है। देश में नवाचार की प्रगति में लोगों द्वारा दायर किए गए पेटेंट भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस लिहाज से भारत की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। साल 1999 के बाद से भारत में पेटेंट दायर करने की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन ये संख्या NRI यानी गैर निवासी भारतीयों द्वारा दायर किए गए पेटेंट की वजह से बढ़ी है। इसमें निवासी भारतीयों का योगदान गैर निवासी भारतीयों के मुकाबले कम है। भारत की तुलना में ब्राजील और कनाडा जैसे देशों में उनके निवासियों द्वारा दायर किए गए पेटेंट्स की संख्या अधिक है। भारत को इसे प्राथमिकता में लेकर इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। सर्वे में भारत की नवाचार प्रगति के लिए कुछ समाधानों पर चर्चा की गई है। भारत को जीडीपी के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए नवाचार पर जोर देना चाहिए। इसके लिए R&D पर वर्तमान में हो रहे निवेश को बढ़ाना होगा। अभी जीडीपी का 0.7% R&D पर खर्च किया जाता है, इसे बढ़ाकर 2% से अधिक करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा देश में विशेष तौर पर निजी क्षेत्र में R&D पर्सनल और रिसर्चर्स को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। वर्तमान में बिजनेस सेक्टर द्वारा R&D में जीडीपी का 37% योगदान है, इसे बढ़ाकर 68% किए जाने की जरूरत बताई गई है। इसके अलावा भारत कर संरचना में अन्य टॉप 10 इकोनॉमीज के मुकाबले अच्छी छूट प्रदान करता है, लेकिन इसका प्रभाव निजी क्षेत्र की भागीदारी पर दिखाई नहीं देता। कर संरचना में बेहतर छूट को देखते हुए निजी क्षेत्र को नवाचार में भागीदारी बढ़ानी चाहिए। भारत को इस दिशा में अच्छे प्रदर्शन के लिए अवसंरचना को बढ़ावा देने पर कार्य करना चाहिए। इसके अलावा निवासी भारतीयों द्वारा वर्तमान में पेटेंट दायर करने की दर 36% है, इसे भी अन्य टॉप इकोनॉमीज की तुलना में बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मुताबिक असमानता के सभी रूपों में स्वास्थ्य क्षेत्र में किया गया अन्याय सबसे ज्यादा अमानवीय है। सर्वे का अगला चैप्टर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और इसके स्वास्थ्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणामों से संबंधित है। लोकतांत्रिक सरकारों को अपने देश की जनता, विशेष तौर पर समाज के सुभेद्य तबके तक पब्लिक गुड्स के साधन मुहैया कराने होते हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में अमीर निजी क्षेत्र की तरफ रुख कर सकते हैं या किसी ऐसे क्षेत्र में जाकर बस सकते हैं जहां ये सुविधाएं बेहतर हो, जबकि सुभेद्य वर्ग के पास ये विकल्प नहीं होता। ऐसे में सरकारें होराइजन प्रॉब्लम का सामना करती हैं। होराइजन प्रॉब्लम से मतलब है कि पब्लिक गुड के फायदे वोट देने वाली जनता के पास इतनी देरी से पहुंचते हैं कि तब तक दोबारा चुनाव आ जाते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र क्रिटिकल पब्लिक गुड में शामिल है, इसलिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने साल 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की।
इस ऐतिहासिक योजना का मकसद देश के सबसे वंचित तबके तक स्वास्थ्य देखभाल को पहुंचाना था। योजना में 10.74 करोड़ गरीब परिवारों से लगभग 50 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। लाभार्थियों की पहचान के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 का प्रयोग किया गया है। योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जाती है। इसमें द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के हॉस्पिटल्स के जरिए मुहैया कराया जाता है। योजना में हर उम्र, लिंग और किसी भी आकार के परिवार को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा योजना पर जारी की गई सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इसे 32 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। 13.48 करोड़ ई कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 7,490 करोड़ रुपए का इलाज मुहैया कराया जा चुका है। सर्वे में योजना के सकारात्मक परिणामों को शामिल किया गया है। सबसे पहला है उच्च आवृत्ति और कम लागत वाली स्वास्थ्य देखभाल के लिए इस योजना का काफी उपयोग किया जा रहा है। दूसरा है साल 2018 के बाद जनरल मेडिसिन का उपयोग बढ़ाना। योजना के तहत किए जाने वाले आधे से अधिक दावों में सामान्य सर्जरी, प्रसूति और स्त्री रोग शामिल हैं। इसके बाद जनरल मेडिसिन कैटेगरी में किए गए दावों का 30% हिस्सा डायलिसिस से संबंधित है। साथ ही डायलिसिस के लिए सर्वे में इस तथ्य को आधार बनाकर नेशनल डायलिसिस मिशन को पीएमजे के साथ मर्ज करने की चर्चा की गई है। तीसरा है कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन के बावजूद डायलिसिस के दावों में कोई कमी देखने को नहीं मिली है। इसका मतलब हुआ कि कोविड महामारी के दौर में डायलिसिस जैसी जीवन रक्षक प्रक्रियाओं पर असर नहीं पड़ा। सामान्य देखभाल के दावों में लॉकडाउन के बाद वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। अंतिम सकारात्मक परिणाम के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-20 के आंकड़ों के बीच तुलना करके बताया गया है। गौरतलब है कि पीएमजे योजना साल 2018 में लागू हुई और ये दोनों सर्वे इसके पहले और बाद के आंकड़ों से तुलना करने में मददगार होंगे। इसके लिए एक तुलना पश्चिम बंगाल, जहां ये योजना लागू नहीं की गई, और बिहार, सिक्किम और असम, जहां ये योजना लागू की गई, उनके आंकड़ों को आधार बनाकर की गई है। इस तुलना के प्रमुख बिंदुओं को देखें तो पहला है 2015-16 से लेकर 2019-20 के बीच बिहार, असम और सिक्किम में स्वास्थ्य बीमा वाले परिवारों के अनुपात में 89% की वृद्धि हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल में इसी समय अंतराल में इस अनुपात में 12% की कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक जिन राज्यों में पीएमजे योजना लागू हुई है, वहां स्वास्थ्य बीमा वाले परिवारों का अनुपात 54% बढ़ा है, जबकि जिन राज्यों में योजना लागू नहीं हुई, वहां इस अनुपात में 10% की कमी देखी गई है। इसलिए कहा जा सकता है कि योजना ने स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने में योगदान दिया है। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के आंकड़ों में भी उन राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया जहां योजना को लागू किया गया है। पीएमजे योजना न केवल स्वास्थ्य परिणामों के स्तर पर बल्कि HIV, एड्स जैसी बीमारियों के संदर्भ में जागरूकता फैलाने में कारगर रही है। पीएमजे वाले राज्यों में ऐसी महिलाएं जिन्हें एड्स के विषय में व्यापक जानकारी है, उनकी संख्या में 13% का इजाफा हुआ है, जबकि योजना न लागू करने वाले राज्यों में यह आंकड़ा मात्र 2% है। इतने कम समय में योजना द्वारा किया गया प्रदर्शन आने वाले वक्त में इसकी संभावनाओं को दिखाता है। साथ ही यह भी बताता है कि किस तरह यह योजना समाज के सुभेद्य वर्ग के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई है। इकोनॉमिक सर्वे के पहले वॉल्यूम का अंतिम चैप्टर जरूरी आवश्यकताओं से संबंधित है। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी 3 बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में हम सबने पढ़ा है। इस चैप्टर में ऐसी ही बुनियादी आवश्यकताओं और सरकार द्वारा इनके लिए चलाई गई योजनाओं पर बात की है। इसके अलावा इससे संबंधित बेयर नेसेसिटी इंडेक्स भी जारी किया गया है। 1950 के दौर के आसपास श्री पीताम्बर पंत ने न्यूनतम जरूरतों के विचार पर बात की थी। उनके मुताबिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया को अपने देश के नागरिकों को जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को मुहैया कराने के तौर पर देखा जा सकता है। इसके बाद से नीति निर्माताओं और एकेडमिक के क्षेत्र में एक परिवार द्वारा बुनियादी जरूरतों तक पहुंच रखने की क्षमता को आर्थिक विकास के मापन के तौर पर देखा जाने लगा। इन बुनियादी जरूरतों में घर, पानी, साफ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन कुकिंग फ्यूल शामिल है। सतत विकास लक्ष्यों में भी बुनियादी जरूरतों पर फोकस किया गया है। जहां लक्ष्य संख्या 6 में साफ पानी और स्वच्छता की बात की गई है, वहीं लक्ष्य संख्या 7 में
इलेक्ट्रिसिटी तक पहुंच और खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन के बारे में चर्चा है। बुनियादी जरूरतें घर के सभी सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। साथ ही इनका सीधा संबंध परिवार के स्वास्थ्य से होता है। यदि परिवार की सभी बुनियादी जरूरतें पूरी हो तो समय की बचत होगी। इस बचे हुए समय का प्रयोग शिक्षा और सीखने जैसी अन्य गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जो कि उनकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहयोगी होगा। सरकार द्वारा बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों में स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मकसद 2 अक्टूबर 2019 तक देश को ODF यानी खुले में शौच से मुक्त बनाना था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत 100% ODF स्टेटस का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत ग्रामीण भारत में 10 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है। अभी तक 4327 शहरी स्थानीय निकायों को ODF घोषित किया गया है। 1319 शहरों को ODF प्लस और 489 शहरों को ODF प्लस का दर्जा दिया गया है। प्रतिदिन लगभग 1,40,588 टन प्रतिदिन कचरा उत्पन्न होता है, जिसका 68% प्रोसेस किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद देश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक आवास मुहैया कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 18 जनवरी 2021 तक 109.2 लाख घर सैंक्शन किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 चरणों में 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन का मकसद हर ग्रामीण व्यक्ति को पीने, खाना बनाने और अन्य घरेलू कामों के लिए साफ और पर्याप्त पानी मुहैया कराना है। 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को चालू नल कनेक्शन मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा और पंजाब के 18 जिले हर घर जल जिले और 57,935 गांव हर घर जल गांव बन गए हैं। सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना को अक्टूबर 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल करना था। योजना के तहत सभी राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल पर सभी परिवारों का इलेक्ट्रिफिकेशन घोषित किया था। 31 मार्च 2019 तक छत्तीसगढ़ राज्य के लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से प्रभावित 18,734 परिवारों का विद्युतीकरण नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मई 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद 8 करोड़ गरीब परिवारों को डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन मुहैया कराना था। सितंबर 2019 में योजना ने अपना लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया। एक बेयर नेसेसिटी इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें 2012 और 2018 के NSO राउंड के डाटा को आधार बनाया गया है। यह इंडेक्स राष्ट्रीय, शहरी और ग्रामीण स्तर पर परिवारों तक बुनियादी जरूरतों की पहुंच को मापता है। इंडेक्स में 5 आयामों में 26 संकेतकों पर मापन किया गया है। 5 आयामों में जल, स्वच्छता, घर, माइक्रो एनवायरनमेंट और अन्य सुविधाओं को शामिल किया गया है। इन आयामों में संकेतकों के जरिए घर की गुणवत्ता, बाथरूम, किचन, टॉयलेट, पीने का पानी, खाना पकाने का साफ ईंधन आदि की उपलब्धता का मापन किया गया है। 2018 में ओवरऑल BNI में केरल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, गोवा, मिजोरम और सिक्किम जैसे राज्यों का स्कोर उच्च रहा है, जबकि ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों का स्कोर कम रहा। कंपोजिट इंडेक्स के मुताबिक बेहतर जीवन के लिए जरूरी बुनियादी सेवाओं तक 2012 की तुलना में 2018 में पहुंच अधिक रही। 2018 में देश के सभी राज्यों में बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है। साथ ही 2018 में राज्यों के बीच इस स्तर पर असमानता भी कम देखने को मिली है। अमीर परिवारों की तुलना में गरीब परिवारों में अधिक सुधार भी एक अच्छा संकेत है। सर्वे में इस तरह का एक इंडेक्स जिले के स्तर पर भी जारी करने की बात की गई है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को शहरी, ग्रामीण, अमीर और गरीब परिवार तथा राज्यों के बीच बुनियादी जरूरतों की पहुंच के अंतराल को कम करने की रणनीति पर काम करना चाहिए। सर्वे के वॉल्यूम 1 के सभी चैप्टर इस आर्टिकल के साथ खत्म हो रहे हैं। अगले आर्टिकल में हम वॉल्यूम 2 के साथ शुरुआत करेंगे। अब बारी है आज के प्रश्न की। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में नवाचार, आयुष्मान भारत से जुड़े प्रावधानों की चर्चा करें।